नमस्कार दोस्तों। हॉरर पॉडकास्ट अड्डा डर का एक नया ठिकाना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई डरावनी कहानी। समीर को आज भी वो शाम याद है जब उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन को खो दिया था। एक छोटी सी पिकनिक, नदी किनारे की हंसी ठिठोली और फिर एक भयानक चुप्पी। रोहन पानी में गिर गया था और समीर, जो उस वक्त पास ही था, डर के मारे जड़वत खड़ा रह गया। उसने मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई शब्द नहीं निकला। वो सिर्फ देख रहा था जैसे रोहन की छोटी सी काया पानी की गहराइयों में समाती जा रही थी। रोहन की आखिरी नजर जो समीर पर पड़ी थी, उसमें एक सवाल था, एक पुकार थी जो आज भी समीर की आत्मा को छेदती है। समीर अक्सर खुद को समझाता है कि वो सिर्फ एक बच्चा था, घबरा गया था, लेकिन ये तर्क उसके भीतर पल रहे अपराध बोध के दानव को कभी शांत नहीं कर पाए। वो दानव हर रात उसकी नींद में आकर उसे जोर जोर से हिलाता था, उसके कानों में रोहन की डूबती हुई चीखें भर देता था। उस हादसे के बाद से समीर की जिंदगी कभी सामान्य नहीं हो पाई। शुरुआत में तो यह सिर्फ एक गहरा दुख था, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। उसे हर वक्त महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। वो अपने कमरे में अकेला होता, लेकिन फिर भी एक अदृश्य उपस्थिति का एहसास उसे होता रहता। रात को सोते समय खिड़की से आने वाली ठंडी हवा भी किसी फुसफुसाहट जैसी लगती थी, जैसे कोई नामहीन आवाज उसके बिस्तर के चारों ओर चक्कर लगा रही हो। उसकी अपनी परछाई भी कभी कभी उससे लंबी, ज्यादा डरावनी लगने लगती थी, जैसे उसमें कोई और ही आत्मा बस गई हो। समीर अपने मन को शांत करने की कितनी भी कोशिश करता, लेकिन ये अनचाहे एहसास उसे घेरे रखते, उसके दिल की धड़कनें तेज करते रहते। पर हाल के महीनों में ये बेचैनी और भी बढ़ गई थी। रसोई में रखे बर्तन खुद ब खुद सरकते थे, किताबों की अलमारी से पुरानी किताबें बिना किसी कारण के गिर पड़ती थी। पर कभी कभी समीर को लगता कि उसने दरवाजे की कुंडी लगाई थी, लेकिन वापस आने पर दरवाजा हल्का सा खुला मिलता। पर उसकी पसंदीदा मेज पर रखी पानी की बोतल, जो उसने रात को अपने पास रखी थी, सुबह फर्श पर टूटी हुई मिलती और पानी का निशान उस जगह तक जाता जहां उसकी बिस्तर खत्म होती थी। पर उसने अपने आप से कहा, ये सिर्फ मेरा वहम है, मैं ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन ये बातें उसके मन को शांत नहीं कर पाती थी। पर रात की खामोशी में उसे पानी की आवाजें सुनाई देने लगती थी, जैसे कोई दूर झरना बह रहा हो या कोई गहरी नदी धीरे धीरे बह रही हो। दिमाग पर ये आवाजें इतनी असली लगती थी कि समीर उठकर पानी की तलाश करता था, लेकिन उसे सिवाय डरावनी खामोशी के और कुछ नहीं मिलता था। सिर्फ उसकी तेज होती धड़कनों की आवाज। उसकी नींद धीरे धीरे टूटने लगी थी। अक्सर वो आधी रात को अचानक जाग जाता, पसीने से लथपथ। उसकी सांसें तेज होती, जैसे उसने अभी अभी किसी गहरे पानी से निकलकर सांस ली हो। एक रात उसे लगा कि वो अपने बिस्तर पर लेटा है, लेकिन हिल नहीं पा रहा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। कमरे में एक गहरी काली परछाई उसके सीने पर बैठी थी। उसका वजन ऐसा था जैसे कोई विशाल पत्थर उस पर रख दिया गया हो। वो सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन हवा उसके फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। उसकी चीखें गले में ही घुट कर रह गई। उस परछाई का कोई चेहरा नहीं था, लेकिन समीर को उसकी आंखें महसूस हो रही थी, जो उसे घूर रही थी, मानो उसके अंदर झांक रही हों, उसके हर पाप, हर अपराध बोध को देख रही हों। परछाई की मौजूदगी ने समीर के पूरे शरीर को ठंडा कर दिया था। उसे लगा जैसे उसकी त्वचा पर चिपचिपा ठंडा पानी बह रहा हो, उसकी हड्डियां भीतर से जम रही हों, उसकी नसों में खून नहीं बल्कि बर्फीला पानी दौड़ रहा हो। उसने पूरी ताकत लगाई, चिल्लाने की कोशिश की, अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। यह एक भयानक मरण तुल्य अनुभव था, जिससे वो कई मिनटों तक जूझता रहा। समय जैसे थम गया था
और वो सिर्फ उस काली परछाई के साथ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। आखिरकार जब उसे लगा कि अब उसकी सांसें पूरी तरह से रुकने वाली है, वो परछाई धीरे धीरे धुएं की तरह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन उसकी दहशत समीर की आत्मा में अपनी गहरी छाप छोड़ गई थी। अगली सुबह समीर को अपने तकिए के पास एक छोटी चिकनी पत्थर मिली। यह वही पत्थर थी जो रोहन ने उसे नदी किनारे से दी थी, एक गहरे हरे रंग की, जिस पर हल्की सफेद धारियां थी। समीर को अच्छी तरह याद था कि उसने इस पत्थर को रोहन के डूबने के बाद अपराध बोध के मारे नदी में ही वापस फेंक दिया था। उसने उसे सालों पहले फेंक दिया था, या उसे ऐसा याद था। उसने पत्थर को उठाया। वो छूने में बर्फीली ठंडी थी, मानो अभी अभी किसी गहरे पानी से निकाली गई हो, और उसकी सतह पर अजीब सी नमी थी, भले ही कमरा सूखा था। समीर ने उसे अपने हाथ में घुमाया और देखा कि उस पर एक बारीक लहरदार निशान उभरा हुआ था जो पहले नहीं था, और अब वो निशान और भी गहरा हो गया था, मानो किसी ने उसे नुकीली चीज से कुरेद कर बनाया हो। यह निशान पानी की लहरों जैसा दिखता था, या शायद किसी बच्चे की उंगली का निशान। ये पत्थर अब सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक साक्ष्य बन चुकी थी, उसके अपराध बोध की एक भौतिक अभिव्यक्ति। समीर ने उसे फिर से फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांप गया। उसे लगा जैसे पत्थर उसके हाथ से चिपक गई हो, एक अदृश्य बंधन से बंध गई हो। उसने उसे अपनी जेब में रख लिया, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हो। जब भी वो उस पत्थर को छूता, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती, और उसके दिमाग में रोहन का चेहरा उभर आता, उसकी आंखों में वही सवालिया निशान। पत्थर की उपस्थिति ने उसकी बेचैनी को कई गुना बढ़ा दिया था, और अब वो अपने हर वक्त अपने साथ एक भयानक राज लिए घूमता रहता था, जो कभी भी उजागर हो सकता था। अब तो समीर को खुद पर भी शक होने लगा था। क्या वह सच में ये सब देख रहा था, या उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था? उसने अपनी माँ से रोहन के बारे में बात करने की कोशिश की, अपनी बचपन की कहानियों में रोहन का जिक्र किया, लेकिन माँ ने हैरानी से कहा, कौन रोहन बेटा? तुम्हें कैसा रोहन याद आ रहा है? तुम्हारे बचपन में कोई रोहन नहीं था समीर, तुम अकेले ही खेलते थे, ज्यादातर अपनी किताबें पढ़ते हुए या दूरदर्शन पर कार्टून देखते हुए। समीर चौंक गया। माँ, मेरा बचपन का दोस्त रोहन, जो नदी में। उसकी माँ ने उसे बीच में ही रोक दिया, एक अजीब सी उदासी के साथ। बेटा, तुम शायद किसी कल्पना को सच मान रहे हो। ऐसा कोई हादसा कभी नहीं हुआ। समीर का सिर घूमने लगा। क्या उसकी यादें इतनी खोखली थी? क्या रोहन कभी था ही नहीं? उसकी दुनिया की नींव हिल गई थी। उसने अपने बचपन के फोटो एल्बम खंगाले, अपनी पुरानी डायरी ढूंढी। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों में भी रोहन कहीं नहीं था, जैसे उसे इतिहास से मिटा दिया गया हो। पर उसकी बचपन की डायरी में भी रोहन का जिक्र नहीं था। सिर्फ उसकी अपनी अकेलेपन की कहानियां थीं और कुछ बेतरतीब रेखा चित्र। पर उसके चाचा चाची, जिनसे वो रोहन के साथ खेला करता था, उन्होंने भी रोहन के बारे में किसी भी याद से इनकार कर दिया। तुम शायद ज्यादा अकेले रहे हो बेटा, इसलिए तुम्हें दोस्त की कल्पना होने लगी है। पर हर कोई उसे पागलों जैसी नजरों से देख रहा था। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया ने उसके खिलाफ साजिश रच दी हो, उसकी यादों को मिटाने की। उसकी दुनिया अब एक टूटे हुए आईने की तरह थी, जहां हर चीज विकृत और टेढ़ी मेढ़ी दिखती थी। कभी कभी उसे लगता था कि वो अपने घर में नहीं, बल्कि किसी और जगह पर है, एक नमी भरे अंधेरे कमरे में जहां पानी की गंध आती थी और दीवारों पर काई जमी थी। उसकी घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगती थी, या कभी कभी अचानक रुक जाती थी, मानो समय भी उससे नाराज होकर रूठ गया हो। अखबारों की हेडलाइंस बदल जाती थी, उसकी पसंदीदा किताब के पन्ने खाली मिलते थे, या उनमें अजीबोगरीब चित्र बने होते थे। उसने बाहर निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि सड़क पर हर चेहरा उसे घूर रहा है, हर आवाज उसके बारे में कुछ फुसफुसा रही है, जैसे वे सब उसके राज को जानते हों। उसका फोन बजता था, लेकिन उठाने पर सिर्फ पानी के बहने की आवाज आती थी, फिर एक धीमी भयानक खरखराहट जो सीधे उसकी आत्मा को चीरती थी। वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा था।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, कहाँ है और क्या सच है। हर दिन एक नई विस्मृति लेकर आता था, एक नई विकृति। वो खुद को शीशे में देखता और कभी कभी उसे अपनी जगह किसी और का चेहरा दिखाई देता। एक पतला डरा हुआ चेहरा जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी अपनी आवाज भी कभी कभी उसे पराई लगती थी, जैसे उसके भीतर कोई और बोल रहा हो। उसने अपने कमरे को पानी की बोतलों और जग से भर दिया था, क्योंकि उसे हर वक्त प्यास लगती थी, एक ऐसी प्यास जो कभी बुझती नहीं थी। उसे लगता था कि अगर वो पानी पीता रहेगा तो शायद रोहन उसे माफ कर देगा, या शायद वो खुद को धो पाएगा अपने पापों से। लेकिन पानी उसे और ज्यादा अकेला और डरा हुआ महसूस कराता था। एक रात जब समीर उसी बर्फीले पत्थर को अपने हाथ में घुमा रहा था, जो अब और भी ठंडा और चिकना हो गया था और जिस पर लहरदार निशान अब एक छोटी सी डूबती हुई आकृति जैसा दिखने लगा था, उसे अपने कानों के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। एक धीमी घुटी हुई आवाज ने फुसफुसाया, तुमने उसे क्यों छोड़ा समीर? तुमने मुझे मरने दिया। समीर का शरीर अकड़ गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज फिर आई, अब थोड़ी और साफ और ज्यादा भयानक, जैसे वो उसके ठीक पीछे खड़ी हो। तुम जानते थे सच, तुम भाग गए थे कायर। समीर की सांसें तेज हो गईं, उसकी छाती दर्द करने लगी। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज उसके भीतर तक पहुंच रही थी। तुम्हारा पाप, तुमने मुझे पुकारा था, मैंने तुम्हें आवाज दी थी। समीर कांपने लगा। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? आवाज हंसी, एक सूखी रेत जैसी हंसी जो पानी की आवाज से घुल मिल गई थी। मैं वही हूं जिसे तुमने भुला दिया। मैं तुम्हारी आत्मा का बोझ हूं। मैं रोहन हूं। समीर के दिल की धड़कनें रुक सी गई। नहीं, तुम नहीं हो सकते। आवाज ज्यादा तेज हो गई, अब एक बच्चे की रोती हुई आवाज में बदल गई। तुमने सोचा था कि तुम बच जाओगे। पानी कभी नहीं भूलता। समीर ये हर राज को अपने भीतर रखता है। समीर ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज ज्यादा तेज हो गई और अब ये तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। समीर का बिस्तर पानी में तैर रहा था। कमरा पानी से भर गया था और वो धीरे धीरे डूब रहा था। पानी उसके घुटनों तक था, फिर कमर तक, फिर छाती तक। उसकी सांसें अटक गई, फेफड़े पानी से भरने लगे। उसने देखा पानी के नीचे रोहन का चेहरा, उसकी आंखें खुली हुई थी, बेजान, लेकिन फिर भी समीर को घूर रही थी, जैसे पूछ रही हो क्यों। रोहन का हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा, उसी बर्फीले पत्थर को थामे हुए जिस पर अब रोहन का चेहरा